तो आज हमें बेसिकली डिस्कस करना था सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। किसके बारे में? सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका। ये साइटोप्लाज्म को भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं, तो फिर ये आपने साइटोप्लाज्म क्यों लिखवाया है? साइटोप्लाज्म लास्ट टॉपिक था पार्ट्स में। ठीक है, उसके बाद है हमारा। समझ में आया? तो क्या समझ में आया? तो कुछ लिखवाया नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनिए, थोड़ी बात है। तो एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमें पता है कि जो जितने भी सेल्स होते हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती है, उनमें क्या एक भारी परत लगी होती है जो कि उनको बाहर से अलग करती है ना, बाहर से एकदम अलग करती है, और उसके अंदर का जो भी कंटेंट है उसके अंदर रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटी टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं या जो वो क्या बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एनर्जी को पूरा करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी बहुत ज्यादा। ठीक है, अपने डे टू डे फंक्शंस को करने के लिए। तो वहां पे वो एनर्जी मिलती कैसे? केमिकल प्रोसेस से। ठीक है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस उनके सेल के अंदर होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब देखो टू कीप दिस एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम वन अनदर दिस सेल आर यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स विद इन देम। ठीक है, अब ये जो अलग अलग जो एनर्जीज बनती है, इनको अलग रखने के लिए, एक दूसरे से क्या करने के लिए? अलग रखने के लिए ये क्या बनाती है? अपनी जो मेम्ब्रेन है, अपनी जो झिल्ली है, उससे छोटे छोटे क्या बनाती है? पार्ट्स बनाती है, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को ही क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनेली बोला जाता है। बात समझ में आ गया? फिर देखो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये क्या एक फीचर भी है किसका? यूकैरियोटिक सेल का, जो उनको क्या करता है? अलग करता है प्रोकैरियोटिक सेल से। इनके अंदर क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलीज होता है। किसके अंदर होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती है ना? हमने बात कर चुके हैं इस बारे में। हाँ, तो अब आगे देखो क्या हो रहा है? सम ऑफ दिस ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि बहुत हैवी होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया? फिर देखो वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन प्रीवियस सेक्शन। सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनेली वी विल डिस्कस नाउ। जैसे देखो हमने न्यूक्लियस की बात कर ली थी, ठीक है, उसी की तरह और भी हमारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी एपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होता है, प्लास्टिड होता है, वॉक्यूल्स होता है। ठीक है, ये सारे, इन सबको क्या बोला जाता है? सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना है हमें, उनके बारे में एक बार लिख लो। सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में ER बोलते हैं। हाँ, ये सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जैसे ऑर्गन्स होते हैं ना, हार्ट है, लंग्स है, तो ये भी इसके क्या है? लंग्स है, सब ऑर्गन्स नहीं है। ठीक है, सेल के ऑर्गन्स है। हाँ, क्या सेल के अंदर पाए जाते हैं? बेवकूफ, सेल के अंदर पाए जाते हैं। हाँ, सभी सेल के अंदर जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी अभी तो बात करी थी। हिंदी वाली बुक देना। अरे बेवकूफ, जितने भी बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? प्लांट नहीं होते क्या मल्टी सेलुलर? क्या बकवास कर रही है तू? क्या कब बड़ी होगी तू? देखो सबसे पहला क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। जाल जैसा होता है कुछ। ठीक है, हाँ, सुनो। फिर सेकंड है गोल्जी एपरेटस।
गोल्जी एपरेटस, हिंदी में बोला जाता है गोल्जी उपकरण। हाँ हाँ पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, शांत हो जाइए थोड़ा। लाइसोसोम्स, ठीक है, हिंदू में क्या बोलते हैं लाइसो, क्या हमारे पास नहीं है, हम दिखा देंगे तुम्हें, बिल्कुल खरीद सकते हैं हम। आपने बोला, मैं अभी ट्राई करूंगा जल्द से जल्द लाने के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। अरे पहले ये तो खत्म कर ले बेवकूफ लड़की, थोड़ा बहुत आगे चलती है तू। हाँ बातें मत करो। हाँ ठीक है। फिर है हमारा वॉक्यूल्स, जिसे क्या कहते हैं रसधानियां, ठीक है। तो ये हमारे 6 क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। अब हमें इनके बारे में एक एक करके पढ़ना है, ठीक है। सही होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। हाँ तो सबसे पहला क्या है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एंड डालिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER, हिंदी में बोला जाता है अंतर्द्रव्यीय जालिका, अंतर्द्रव्यीय जालिका, ठीक है। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। ये अंतर्द्रव्य जालिका। अब इनके बारे में पॉइंट्स रखते हैं, कुछ समझाता हूं। सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये एक लार्ज नेटवर्क होता है किसका, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं और क्या होती है, शीट्स होती है। ट्यूब्स देखे ना, पाइप जैसे होते हैं, और शीट्स पतली पतली, तो उनसे ये मिलके बने होते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट क्या है, कि इट इज अ लार्ज नेटवर्क, ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें हाँ थोड़ा आप चुप रहिए, अरे रुको अब बता रहा हूं। इसमें जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। अब देखो, नेटवर्क का मतलब ये होता है कि ये हर जगह से क्या होता है, कनेक्टेड है, हर जगह से कनेक्टेड। जैसे मान लो आपके बिल्डिंग में जो वो टंकी होती है, उससे जो पाइप निकलते हैं वो हर रूम तक जाती है, तो वहां पे क्या है, पाइप्स का क्या बना होता है, नेटवर्क बना होता है। तो इसी तरीके से जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसमें जो हमारी जो ER है वो क्या करती है, इसी तरीके का क्या बनाती है, नेटवर्क बनाती है। क्या बनाती है, नेटवर्क, ठीक है। और उस नेटवर्क में क्या होते हैं आपके
ट्यूब्स होती हैं और शीट्स होती हैं। क्या होती है? ट्यूब्स और शीट्स। हाँ बोल। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन से बनी हुई, झिल्ली से बनी हुई, ठीक है, उससे बनी हुई। हाँ बस समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो। हाँ कि इट लुक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑब्लोंग बैग्स, ठीक है। इसका शेप क्या होता है? राउंड होता है, लंबा होता है, ठीक है। शीट्स की तरह, ट्यूब्स की तरह लंबे लंबे होते हैं, शीट्स की तरह पतले होते हैं, उस तरीके का इसका क्या होता है? शेप होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। आगे देखो क्या बोल रखा है। द ईआर मेम्ब्रेन इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ईआर मेम्ब्रेन होता है, जो एंडोप्लाज्मिक का मेम्ब्रेन होता है, वो किसकी तरह दिखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए दिखता है। किसी तरह दिखता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा झिल्ली की तरह दिखता है। बस समझ में आ गई। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है कि इसके ना दो टाइप होते हैं। इट हैज टू टाइप्स, इट हैज टू टाइप्स, ठीक है। इसके क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला इसमें क्या होता है? पहला होता है इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एक होता है लार्ज, नहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में ये होती है क्या बोलते हैं इसको? चिकनी, चिकनी, ठीक है, चिकनी। और उसका अंतर्द्रव्य जालिका लिख लोगे, और यहां पे लिखना खुरदुरी, 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 ठीक है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है। खुरदुरी ऐसे नहीं लिखेंगे, खुरदुरी, ठीक है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, ठीक है। अब इन्हीं पे डिफरेंस पूछा जाता है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है। दोनों का अलग अलग काम है, ध्यान से समझना। क्या करना? ध्यान से। तो एक काम कर लो, एक टेबल की तरह बना लो। थर्ड पॉइंट क्या है? टेबल है। एक साइड लिखना SER लिख सकते हैं इसको, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसको क्या लिख सकते हैं? RER, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है ना भाई। तो देखो, जो रफ, इसका नाम रफ क्यों पड़ा? क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के अंदर कैसा दिखता है? रफ टाइप का दिखता है। इसका नाम स्मूथ क्यों पड़ा? क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखता है? स्मूथ दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। इसका नाम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रहे हैं। अब जो रफ वाला है, इसको इट हैज अ पार्टिकल कॉल्ड राइबोसम्स, ठीक है, अटैच्ड टू इट्स सरफेस। The ribosome which are present in all active cells are the site of protein manufacture, ठीक है। मतलब जो RER होता है, इसमें क्या चिपके होते हैं? राइबोसम्स। क्या चिपके होते हैं? राइबोसम, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको? It has ribosomes, it has ribosomes, it has ribosomes, which are sites for protein manufacturing, protein manufacturing। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन जो बनता है, प्रोटीन जो बनता है वो कहां बनता है? RER में। कहां बनता है? RER। और RER में भी कहां पे बनता है? राइबोसोम के अंदर। कहां बनता है? राइबोसोम के अंदर, ठीक है। तो आपसे ये भी बोला जाता है कि RER का काम क्या होता है, तो बोलोगे कि ये क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन, ठीक है। तो लिखिए इसमें इसमें राइबोसम्स लगे होते हैं जो प्रोटीन
जो प्रोटीन संश्लेषित करती हैं, जो प्रोटीन संश्लेषित करती है, ठीक है, मतलब बनाती है, मतलब क्या है, बनाती है, ठीक है। तो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, इसीलिए उनको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, किसको कहा जाता है, राइबोसोम्स को, ठीक है। क्या, विच आर साइट्स, जगह जगह। अब सुनो आगे, आगे क्या है कि ये हो गया। अब आगे बोल रहा है कि द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन, ये तो काम करता है प्रोटीन मैक्चर। अब देखो, जो द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेसेस टू द इन द सेल डिपेंडिंग ऑन द नीड्स यूजिंग ईआर। अब जो ये प्रोटीन बनता है, कहां बनता है, आरईआर में, इसको क्या करा जाता है, इसको पूरे सेल में पहुंचाया जाता है, जहां पे प्रोटीन की जरूरत होती है वहां पे इसको पहुंचाया जाता है। और कैसे पहुंचाया जाता होगा, हमने क्या बात करी, ये क्या है, एक तरह का लार्ज नेटवर्क है, तो इसी नेटवर्क के थ्रू इस प्रोटीन को क्या करा जाता है, पूरे सेल में पहुंचाया जाता है। बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है, हाँ तो ये हो गया। एक तरह से ये समझ सकते हो, ये बिजली घर है, ये क्या है, बिजली घर, जहां पे क्या बनती है, बिजली, क्या बनती है, बिजली। और फिर उस बिजली को पहुंचाने का काम कौन करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है, ये तारों से फैला हुआ एक क्या है, ग्रिड है। जैसे बिजली का क्या होता है, ग्रिड होता है ना, ताकि वो ग्रिड से हर जगह पे बिजली पहुंचाई जाती है ना, बड़े बड़े टावर देखे ना, इधर वाले हाई टेंशन वाली गली में भी है ना, तो क्या करते हैं, वो बिजली को लेके जाते हैं। तो बिजली बनाता कौन है, आरईआर। कौन बनाता है बिजली, आरईआर। और उसको पहुंचाने का काम किसका होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि यही इसकी का क्या है, नेटवर्क फैला हुआ है। तो जहां पे जिसकी बिजली की जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां तक ये लेके जाएगा। क्लियर है, हाँ समझ में आ गया कैसे काम करता है ये, हाँ समझ में आया। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, अब बात करते हैं किसकी, अब इसकी बात करते हैं एसईआर की। किसकी बात करते हैं, एसईआर, ठीक है। तो एसईआर क्या करता है आपका, एसईआर हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड, ठीक है। क्या बनाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या, वसा और लिपिड, हाँ संश्लेषित करता है, संश्लेषित करता। क्लियर है, हाँ एसईआर। अब एसईआर का एक और काम होता है, ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में किसकी मदद ली जाती है, प्रोटीन और लिपिड की, हमने पहले पढ़ चुके हैं ना, हाँ कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन और लिपिड की। ये तो क्लियर याद रहेगा, हाँ ठीक है। अब आगे देखो, हाँ क्या बोल रहा है कि दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वर्ड है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन और लिपिड्स की मदद से सेल मेम्ब्रेन को बनाया जाता है, ठीक है। बस समझ में आ गई, हाँ बस समझ में आ गई। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। हाँ, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ, नहीं बस इसमें एक और पॉइंट आएगा, मैं बताऊंगा, इसमें एक और जगह थोड़ा छोड़ देना। अभी ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस आ गया ना, तो लिखवा देता हूं, नहीं तो भूल जाऊंगा, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच सेल मेम्ब्रेन is build with the help of protein and lipids, ठीक है। यह एक प्रोसेस है जिसमें सेल कोशिका झिल्ली को बनाया जाता है, किसकी, प्रोटीन और लिपिड की मदद से, ठीक है। लिख लोगे, हाँ हिंदी में क्या बोला मैंने, फिर से बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यह एक पद्धति होती है
जिसकी यह एक विधि होती है, ऐसे लिखो, यह एक विधि होती है जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली को बनाया जाता है प्रोटीन और लिपिड की सहायता से। बात समझ में आ गया? हाँ, लिख लोगे? हाँ, फिर से बोल रहा हूं, लिखो लिखो, मैं क्या बोलता हूं, ठीक है। यह एक विधि है, यह एक विधि है। हिंदी में मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को क्या बोलते हैं वो बता देता हूं एक बार। झिल्ली जीवित जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? झिल्ली जीवित जनन। इसको, इसका नाम है झिल्ली, ठीक है, जीवित जनन, झिल्ली जीवित जनन कहते हैं, ठीक है। हाँ, लिखिए, यह एक विधि है जिसमें झिल्ली को, जिसमें कोशिका झिल्ली को प्रोटीन और लिपिड की सहायता से बनाया जाता है। बस समझ में आ गई? हाँ, क्लियर है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, क्योंकि इस पे पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, समझ में आ गया? तो इंपॉर्टेंट है ये समझना, ठीक है। अब देखो, सम प्रोटीन एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स। कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं और जो लिपिड्स होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? हार्मोन्स की तरह और एंजाइम्स की तरह। हार्मोन्स और एंजाइम क्या होते हैं? ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे ग्रोथ हार्मोन होता है, उससे क्या होता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है। उसके बाद लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होते हैं, लड़कियों में प्रोटेस्टेरोन होते हैं। इसकी वजह से वो लड़का लड़कों की तरह दिखता है, लड़की लड़कियों की दिखता है, ठीक है। जैसे लड़कों के फेशियल हेयर आते हैं, ठीक है, ये सब क्या है? हार्मोन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है। और एंजाइम क्या करता है? एंजाइम कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करने में? ब्रेक डाउन करने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। तो ये लिपिड्स और जो प्रोटीन्स होते हैं ये किसकी तरह काम करती हैं? हार्मोन्स और एंजाइम्स की तरह भी काम करती हैं, ठीक है। Although the ER varies greatly in appearance in different cells। अब देखो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हर सेल में अलग अलग तरह की होती है। हर सेल में क्या होती है? अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ, बट इसमें हमेशा क्या बनता है? एक नेटवर्क बनेगा। जहां पे भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वहां पे क्या बनेगा? एक नेटवर्क बनेगा ही बनेगा, ठीक है। Thus, one function of ER is serve as a channel for transportation of material between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम क्या है? वो है ट्रांसपोर्टेशन का। क्या काम है इसका? ट्रांसपोर्टेशन का। किसका काम है इसका? ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि यातायात, ठीक है। ये क्या करता है? चीजों को साइटोप्लाज्म में इधर से उधर लेके जाता है। साइटोप्लाज्म पता है ना, ठीक है, उसके अंदर इधर से उधर लेके आता है। या तो वो क्या करता है? साइटोप्लाज्म से किसके अंदर लेके आता है? न्यूक्लियस के अंदर भी लेके जाता है, ठीक है। बात समझ में आई? वैसे हम देखें तो सेल बहुत छोटा होता है, हमारे लिए दिखता भी नहीं है, बट अगर हम सेल के अंदर घुसे तो बहुत बड़ा होता है ना। तो उसके अंदर भी जो चीजों को इधर से उधर लेके जाना पड़ता होगा, ठीक है। तो उसका काम कौन करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है, ठीक है। बस में जैसे पानी का पाइप क्या करती है? हर रूम तक पानी लेके जाते हैं ना, उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? हर जगह तक प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स को लेके जाती है। क्लियर है? ठीक है। अब देखो, ER also function as the cytoplasmic framework providing a structure of some of the biochemical activities of the cell। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ER है, यहां पर कुछ हमारे क्या होते हैं? केमिकल एक्टिविटीज भी होती है। क्या होती है? केमिकल एक्टिविटीज भी होती है, ठीक है। इन लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेटा, सी चैप्टर 4। अभी चैप्टर 7 में देखेंगे, वहां पर भी इसका रोल होता है। जो लिवर होता है ना,
वहां पे भी इसका काम होता है, ठीक है, वो चैप्टर 7 में देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एसईआर का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है, क्या बोल रहा है, एसईआर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। एसईआर का काम क्या होता है, बहुत सारी जो चीजें हमारे अंदर आ जाती है जो हार्मफुल हो सकती हैं, उसका पॉइजन क्या करना, खत्म करना, क्या करना, उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसका जहर को क्या करना, कम करना, जहर को क्या करना, कम करना, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये वाला पॉइंट भी लिख लो यहाँ पे कि एसईआर, ठीक है, एसईआर प्लेज अ, इसीलिए जगह छुड़वाई थी, क्रूशियल रोल, एसईआर प्ले अ क्रूशियल रोल in detoxifying many poisons and drugs, ठीक है। हिंदी में लिखिए, बोलो, हिंदी में लिखिए, एसईआर विष तथा दवा को, एसईआर विष तथा दवा को, एसईआर विष तथा दवा को निर्विषकारण, निराविषकारण, क्या है, निराविषीकरण, ऐसे लिखा है, निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका, निशीकरण ऐसे लिखा है, निराविषीकरण, ठीक है, निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो गया, ठीक है। एक एक वर्ड जो आपके एनसीईआरटी में लिखा था वो चुन चुन के लिखवा दिया आपको, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हाँ, उसका दूसरा पॉइंट है जरूरी थोड़ा ना डिफरेंस की तरह, हाँ, पॉइजन एंड ड्रग्स, ड्रग्स दवा, हाँ हाँ, बस नहीं है, हाँ, समझ में आ गया। आर्या नहीं है, क्या, क्रूशियल रोल मतलब अहम भूमिका निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, क्लियर है, हाँ बच्चों, हाँ, मिटाओ फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, गोल्जी के बारे में। ठीक है, हाँ, सुनिए फिर, हेडिंग डालिए, नेक्स्ट क्या है, गोल्जी एपरेटस। भाई जहां तक होगा वहीं तक कर लेंगे, ट्रेन छूट रही है तेरी, कल नहीं, कल पीटीएम है सबकी, गोल्जी उपकरण, ठीक है। तो गोल्जी को पहली बार डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने, किसने, कैमिलियो गोल्जी ने, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, ठीक है, फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक कॉल्ड क्रिस्टीन, ठीक है, क्रिस्टन्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो गोल्जी है वो एक तरह का मेम्ब्रेन से बना हुआ सिस्टम है, मेम्ब्रेन से बना हुआ सिस्टम है, ठीक है। किसका, वेसिकल्स का, किसका, वेसिकल्स क्या होते हैं, जो बोरे देखे, बोरे, हाँ, जिनमें चावल वावल आते हैं, वो बोरे पिचके हुए बोरे की तरह, किसकी तरह होता है, पिचके हुए बोरों की तरह, ठीक है, जो कि आमने सामने लगे होते हैं, जो कि आमने सामने क्या होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ। अब देखो आगे, जैसे यहाँ पे तुम अपनी बुक में देख सकते हैं, क्या है, बोरों की तरह होते हैं, किसकी तरह होता है, बोरों की तरह होते हैं, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, देखो सुनो, these membranes are often connected with the membranes of the ear and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system,
ठीक है। अब जो ये गोल्जी है ना, ये मोस्टली किसके साथ जुड़ी होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये भी क्या बनाता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क बनाती है, एक सिस्टम बनाती है। किसके साथ जुड़ के? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ के। समझ में आ गया? हाँ। The material synthesized near the ER is packaged and dispersed to the various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus. तो Golgi apparatus की मदद से क्या होता है? जो भी चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है वो गोल्जी के पास आती है, उसको पैक किया जाता है और उसको भेज दिया जाता है जहां पे भी उसकी जरूरत होती है, चाहे वो इनसाइड ऑफ द सेल हो, चाहे वो आउटसाइड ऑफ द सेल हो। ठीक है, जैसे सेल के अंदर कुछ गंदगी बनेगी, ठीक है, तो वो उसको लेके आएंगे, कहां पे आएंगे? गोल्जी में। गोल्जी इसको पैक करेगा और उसको कहां फेंक देगा? सेल के बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो गोल्जी का ये काम होता है। तो लिखें ये पॉइंट। हाँ, तो लिखते हैं द मटेरियल्स, तो वर्किंग ऑफ ये क्या है? गोल्जी है। द synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. ठीक है। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें पहले ये लिख दूं, और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। ठीक है, नोट करो यहां तक। अब आगे देखिए बच्चों। तो क्या बोल रहा है ये? कि इसका काम क्या है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो ये तो है, तो इट्स फंक्शंस इंक्लूड्स द स्टोरेज। तो गोल्जी का काम पहला क्या होता है? स्टोरेज करना। क्या करना? स्टोरेज, चीजों को स्टोर करना। क्या करना? स्टोर। ठीक है, स्टोरेज। फिर उनको मॉडिफाई करना। क्या करना? मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, फिर एंड पैकेजिंग। क्या करना? पैकेजिंग करना। क्या करना? उनकी पैकेजिंग करना। ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। ठीक है, हिंदी में लिखो। वेसिकल्स का मतलब होता है पिचके हुए बोरे, जो पिचके हुए बोरों की तरह होते हैं। ठीक है, एक पार्ट है किसका? गोल्जी एपरेटस का। हाँ, तो आगे लिखो।
इस कार्य में शामिल है पुटिका, शामिल है पुटिका में पदार्थों का संचयन रूपांतरण तथा बंद करना। और कभी कभी क्या होता है, गोल्जी अपरेटस से क्या किया जाता है, तुम्हारे जो सामान्य शक्कर होती है ना, उससे जटिल शक्कर में बनाती है। मतलब क्या करता है कि जो नॉर्मल शुगर होती है, हाँ, या जो सिंपलर शुगर होती है, जो क्या होता है, सिंपलर शुगर होती है, उसको ये क्या करता है, चेंज कर देता है किसमें, कॉम्प्लेक्स शुगर में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपलर शुगर इन द गोल्जी अपरेटस। ठीक है, तो सिंपलर शुगर से क्या बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्स शुगर बनाया जाता है, किसके अंदर, गोल्जी के अंदर। किसके अंदर, गोल्जी। असली में चीनी बनाई जाती है, क्योंकि ग्लूकोज को भी क्या बनाया जाता है, चीनी बोला जाता है, तो इसलिए उसका नाम क्या है, शुगर। ठीक है, क्या बोला जाता है, शुगर। ठीक है, और इसका एक और इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम्स की। किसकी फॉर्मेशन करता है, लाइसोसोम्स की। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट कि इट इन्वॉल्व्स in the formation of lysosomes। ठीक है, यह लाइसोसोम्स के निर्माण में भी सम्मिलित होता है। ठीक है, कौन, गोल्जी अपरेटस। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है, मतलब आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है लाइसोसोम। फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वॉक्यूल बच जाएगा, और लास्ट में सेल डिवीजन है। तो ये 4 टॉपिक बच जाएंगे, उसको हम जो ट्यूसडे वाली क्लास होगा उसमें करेंगे। ठीक है, कौन सी क्लास में, ट्यूसडे वाली क्लास में। ठीक है, अभी लाइसोसोम बचा है, वो कर लेते हैं। यहां तक नोट कर लो, लिया। ठीक, तो हेडिंग डाल दो, लाइसोसोम्स। क्या जो लिख ले, इट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज लाइसोसोम्स। ठीक है, हिंदी में भी क्या बोला जाता है, यही बोला जाता है, लाइसोसोम्स। ठीक है, अब देखिए लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि इससे भी बड़ा एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है कि लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है। ठीक है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपके 3-4 सालों का पेपर दिखा दूंगा, यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको बोला गया था। बहुत सिंपल है, तो सुनोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड फिल्ड सैक विद डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये क्या होते हैं, ये बोरे होते हैं। ये क्या होते हैं, बोरे होते हैं, जिसके अंदर क्या भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब पाचन करने वाले एंजाइम। ठीक है, क्या करने वाले, पाचन करने वाले एंजाइम। ठीक है, तो पाचन कैसे करते हैं, ये खा जाते हैं। क्या करते हैं, ये खा जाते हैं। ठीक है, बोरे होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ये भरा होता है। तो जैसे ये एंजाइम निकलेंगे, क्या करेंगे, खाने लगेंगे। क्या करेंगे, खाने लगेंगे। इसीलिए इनको बोला जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, दीज एंजाइम आर मेड बाय RER। तो इसके अंदर जो भी एंजाइम होते हैं वो कहां बनते हैं बच्चों,
RER में, क्या बनते हैं RER में, ठीक है। फिर देखो लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम जो होता है वो किसी तरह होता है, एक वेस्ट मतलब कचरे को संभालने का काम इसका होता है। जो भी बॉडी के अंदर कचरा बनता है उसका देखभाल करना, उसको कैसे खत्म करना है, उसका काम किसका होता है, लाइसोसोम्स का होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, दिस हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एंड फॉरेन मटेरियल एज वेल एज द वर्न आउट सेल ऑर्गेनली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सेल के अंदर कभी कभार फॉरेन मतलब बाहर से चीजें आ जाती हैं, तो उनको खत्म करने में और साथ में अगर सेल में किसी ऑर्गेनल में कुछ हो जाए, सेल ऑर्गेनली खराब हो जाए, सेल ऑर्गेनली क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो उसको भी क्या करते हैं, ये खा के सेल को क्या कर देते हैं, साफ क्या कर देते हैं, साफ क्लीन कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। बस समझ में आ गई। हाँ, तो foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as the old organisms end up in the lysosome which break down complex substances into simpler substances। तो ये क्या करते हैं, बाहर से आया हुआ कोई भी, चाहे खाना हो चाहे कोई बैक्टीरिया हो, ठीक है, उन सबको क्या करता है, ये खा जाता है, क्या कर देता है, खा जाता है। कैसे खाता है, जटिल पदार्थों को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को क्या करता है, तोड़ देता है और क्या बनाता है, सिंपलर सब्सटेंस बना देता है। क्या बना देता है, सिंपलर सब्सटेंस बना देता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम केपेबल ऑफ ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब लाइसोसोम ऐसा क्यों कर पाते हैं, लाइसोसोम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके अंदर बहुत पावरफुल क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो किसी भी तरीके के कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। क्या होते हैं, सक्षम मतलब केपेबल होते हैं। क्या होते हैं, केपेबल होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लाइसोसोम्स आर membrane bound sacs, ठीक है, sacs filled with digestive enzymes, ठीक है। हिंदी में देखो, लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी ठीक है, लाइसोसोम्स में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। पाचक एंजाइम होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। क्लियर है। अब ये जो इनके अंदर ये क्या कहते हैं, सेल का क्या होता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी होते हैं। क्या होते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी होते हैं, सिस्टम ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का क्या होता है, ये अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र। कोशिका का अपशिष्ट मतलब वो सब चीजें जो हमें सेल के अंदर नहीं चाहिए होते हैं, अपशिष्ट। ठीक है, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेस्ट। अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है। ठीक है, तंत्र भी कहलाता है। क्या कहलाता है, तंत्र भी कहलाता है। ठीक है, और ये सब ये क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चों, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ के सिंपलर चीजें बना देता है। ठीक है, और ये किसको खाता है, ये कोई भी फॉरेन चीज आ जाती है या कोई पुरानी ऑर्गेनली जो पुरानी हो जाती है, उन सबको क्या कर देती है, खा के क्या कर देती है, सेल को क्या करती है, क्लीन रखती है। क्या रखती है, क्लीन रखती है। ठीक है,
सुसाइड बैग इसलिए क्या आता है, सुनो सुनो, देखो क्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना। अभी कभी कभार क्या होता है कि सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म मतलब जो खाना पचता है उसके अंदर, तो एनर्जी होती है, ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है, कभी कभार सेल क्या होता है, डैमेज हो जाता है। सेल क्या होता है, डैमेज। जब सेल डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम होता है, जो लाइसोसोम का ये जो बैग होता है, ये क्या कहता है, फट जाता है। क्या कहता है, फट जाता है। और जब ये फट जाता है तो क्या करता है, धीरे धीरे इसके जो एंजाइम होते हैं वो अपने ही सेल को क्या करने लगते हैं, खाने लगते हैं। और इस तरीके से क्या करते हैं, सेल को खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं आत्महत्या, है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग या आत्मघाती क्या बोला जाता है, बैग बोला जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। लास्ट पैराग्राफ में इसका आंसर दे रखा है, व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन ये रहेगा कि आप ढूंढ के इसके नीचे लिखोगे, व्हाई आर लाइसोसोम्स known as suicide bag। ठीक है, समझ में आ गया? इसका आंसर लिख दोगे ना, हाँ, कि लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये करोगे तो खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया क्यों कहते हैं सुसाइड बैग? क्योंकि ये अपने ही सेल को क्या करता है, खा जाता है। क्या करता है, खा जाता है। इसी वजह से इसको क्या हो जाता है, आत्मघाती बैग। तो हमारे अब 4 टॉपिक बच गए, ठीक है। तो आज जहां तक पढ़ा दिया, यहां तक आपके कल के टेस्ट में आएगा। तो लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, और ये चैप्टर जहां तक पढ़ा दिया, स्टार्टिंग टू एंड जहां से, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा चैप्टर ये आएगा। हाँ, लाइसोसोम्स, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? कोई डाउट आपका? ठीक है, चलिए, ये लो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।